ओके गाइस, तो आज मैं फिर एक बहुत अमेजिंग बुक आपके पास लेके आया हूँ जिसका नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये बुक है रॉल्फ ऑथर की। ये एक बहुत ही फेमस स्विस ऑथर हैं, एंटरप्रेनर भी हैं और इन्होंने एमबीए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है फ़िलासफ़ी के अंदर। ये सीएफओ और एमडी रह चुके हैं काफ़ी सारे स्विस एयर के सब्सिडरीज में। लेटर ऑन इन्होंने गेट एब्स्ट्रैक्ट करके कंपनी खोली थी। ये इन्होंने काफ़ी कंपनियां भी खोली हैं और फाइनली फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको काम नहीं करना और ये काम अच्छा नहीं है, तो उन्होंने सारे काम छोड़ के फुल टाइम ऑथर बन गए और अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करने लग गए। इनका विकीपीडिया पेज है, आप विकीपीडिया पे इनको रीच कर सकते हैं। इनकी पर्सनल वेबसाइट्स भी है जिस पे आप इनको रीच कर सकते हैं। तो ऑथर इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि बेसिकली हम बाय डिफ़ॉल्ट हम क्लियरली थिंक नहीं करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे जेनेटिक इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से कॉग्निटिव एरर्स हैं हमारे अंदर, जो हमारे जीन पूल के अंदर जो डेवलप हो चुके हैं, जिसकी शायद आज ज़रूरत भी नहीं है। जो पास्ट में शायद प्री हिस्टोरिक या ओल्डर टाइम्स में हमको इसकी बहुत ज़रूरत थी, आज ज़रूरत नहीं है और हम इसको रॉन्गली इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है और ये साइकोलॉजी से बिल्कुल डिविएशन है। ये रूटीन मिस्टेक्स हैं, हम रोज़मर्रा में मिस्टेक्स करते रहते हैं। और ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने वेल्थ में काफ़ी गैम्बल किया है और उन्होंने ठोकर खा खा के सीखा है और इसकी पूरी लिस्ट बनाई है। तो ऑथर ने यहाँ कंसेप्ट्स 99 चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस किए हैं। काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के और इसमें से 5 कंसेप्ट्स हम आज देखेंगे। और तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो पहला है सर्वाइवरशिप बेसिस। तो ऑथर बोलते हैं कि हम बेसिकली हमको आजू बाजू हमेशा रॉक स्टार्स दिखते हैं, अच्छे सक्सेसफुल लोग दिखते हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन अमीर लोग दिखते हैं। हमको कभी भी फेलियर्स नहीं दिखते हैं। फेलियर्स अगर हमको देखना हो तो हमको बरियल ग्राउंड या सेमेट्री या कब्रिस्तान में जाकर देखना चाहिए कि कितने सारे अनसक्सेसफुल लोग मरे हुए हैं। तो ऑथर ऐसा क्यों बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं बेसिकली हर एक सक्सेसफुल आदमी के अगेंस्ट रेशियो में 10,000 अनसक्सेसफुल लोग हैं, जो आपको बरियल ग्राउंड्स में जाके मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये भी एंटरप्रेन्योर था, ये भी म्यूजिशियन बनना चाहता था, ये भी कुछ आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन ये फेल हो गया, इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी सक्सेस होता है वो ज़्यादा दिखता है और जो भी फेलियर होता है वो ज़्यादा दिखता नहीं है। ऑथर ऐसा कहते हैं। तो ऑथर बोलते हैं हम सिस्टमेटिकली सक्सेस को ओवर एस्टिमेट करते हैं, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। जबकि ऑथर बोलते हैं कि बहुत कम से कम बिजनेस ही सक्सेसफुल होते हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है, ये ऑथर्स के साथ होता है, ये फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट, एथलीट्स, आर्किटेक्ट्स, नोबेल प्राइज़ विनर्स, टेलीविज़न प्रेजेंटर्स, ब्यूटी क्वीन, ये सब के साथ ये होता है। बेसिकली हम सबके साथ होता है, हमारे प्रोफेशंस में भी होता है। ऑथर बताते हैं कि जो न्यूज़ होती है, मीडिया होती है, वो भी सिर्फ सक्सेसफुल स्टोरीज़ कवर करती है, अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ ज़्यादातर कवर नहीं करती, बहुत रेयर केसेस में कवर होता है। ऑथर एग्जांपल बताते हैं अपने एक फ्रेंड का। बेसिकली उन्होंने बोला था कि मैं एक स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ जो नेक्स्ट गूगल होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा, आज ही आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। तो ऐसे हमारे भी कुछ दोस्त होंगे जो बोलते होंगे कि आज इसमें इन्वेस्ट कर लो, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इन्वेस्ट करो, आप भी छूट नहीं जाओ पीछे। तो ऑथर बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट होने के बाद 3 साल के अंदर अंदर वो स्टार्टअप बैंकरप्ट हो गया और 1 साल के अंदर ही बेसिकली नेगेटिव रिटर्न्स लगाने लगा था। वो ऑलरेडी नेगेटिव कैश फ्लो में चला गया था 1 साल के अंदर ही। तो ज़्यादातर ऑथर बोलते हैं स्टार्टअप्स ऐसे ही फेल होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इसके लिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिलीव करते हैं। ऑथर और एक एग्जांपल बताते हैं कि जो फेल्ड बिजनेसेस होते हैं या छोटे बिजनेस होते हैं, वो मेजॉरिटी बिजनेस होते हैं हर इकोनॉमी के अंदर। हाउएवर ये कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, इंडेक्सेस के अंदर नहीं होते हैं, स्टॉक इंडेक्सेस के अंदर। तो इसका मतलब है कि स्टॉक जो मार्केट है या स्टॉक इंडेक्स है, वो कैसे कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि उसमें मेजॉरिटी चीज़ें रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैलेसी है, ऑथर बोलते हैं। ऑथर कंक्लूजन में बोलते हैं कि हम सिस्टमेटिकली ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने चांसेस ऑफ सक्सेस को। तो हमको जो ओवर प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स किसी ने बताए हैं, इन्वेस्टमेंट या करियर ऑप्शंस बताए हैं, इसको बहुत थरोली इवेल्यूएट करना चाहिए, इसके ग्रेव्स डिग करनी चाहिए, इसको कुरेद के खोद के इसका रिसर्च करके एनालाइज करके फिर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। इस पर आँख बंद करके बिलीव नहीं करना चाहिए। ऑथर दूसरे चैप्टर में बताते हैं कि स्विमर्स बॉडी इल्यूशन। बेसिकली जो स्विमर्स होते हैं, प्रोफेशनल स्विमर्स, वो दिखने में तो उतने अच्छे नहीं होते, उनकी बॉडी फिजिक एक बॉडी बिल्डर जैसी नहीं होती है, परफेक्ट बॉडी नहीं होती है। हाउएवर उनके काम में वो बेस्ट होती है, उनके जेनेटिक्स, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर स्विमिंग के अंदर बेस्ट है। तो आप कभी देखिए एथलीट्स को, शायद उनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन वो उनके पर्टिकुलर काम करने में बहुत इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल फुटबॉलर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, या कोई और हॉकी प्लेयर्स हो गए, ये सब की बॉडी एकदम सिमेट्रिकल नहीं हो या अच्छी नहीं हो, लेकिन अपना काम करती है वो। तो इसके लिए हमको इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। कि सिमिलर ऑथर कंसेप्ट बताते हैं, ब्यूटी जो कॉस्मेटिक के मॉडल्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, हमको लगता है हम वो कॉस्मेटिक्स लगा के हम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमको ये समझना है वो ब्यूटीफुल हैं इसके लिए कॉस्मेटिक्स के ऐड के अंदर है।
वो कॉस्मेटिक के ऐड के अंदर कॉस्मेटिक यूज़ करके ब्यूटीफुल हैं ऐसा नहीं है, वो अदर वे केस है। हमको ऐसा इल्यूशन दिखाई जा रही है कि आप ये यूज़ करके आप अच्छे हो जाओगे, लेकिन उनका सिलेक्शन ही इसके लिए हुआ है क्योंकि ब्यूटीफुल थे। फिर ऑथर और एक सिमिलर एग्जांपल बताते हैं हार्वर्ड का। हार्वर्ड अपनी रेपुटेशन पे चलता है। बेसिकली कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी में भी टॉप वर्ल्ड की हो, जी मैट जी आर ई कैट अपने दिया हो, आई एम्स वगैरह हो, तो ऑथर बोलते हैं नॉट नेसेसरली कि ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं, हो सकता है बहुत टेरेबल इंस्टीट्यूट्स हों, हाउएवर ये एकदम टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करती है, तो टॉप टैलेंट वैसे ही सक्सेसफुल होगा, वैसे ही फ्यूचर लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। तो ये भी एक इल्यूजन हो सकती है, ऑथर बताते हैं। और ऑथर अपने पर्सनल एग्जांपल में बताते हैं कि यूरोप के अंदर उन्होंने जब हार्वर्ड के लोगों के साथ काम किया तो उनको वो इतने हार्वर्ड के लोग बहुत अच्छा लगे कि, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से ये नहीं लगा कि उन्होंने हार्वर्ड से कुछ बहुत कुछ सीखा है। तो कंक्लूजन में और ऑथर बोलते हैं कि हमको बेसिकली स्ट्राइव करना चाहिए, हमको केयरफुल रहना चाहिए। बेसिकली कोई भी दोस्त या कोई हमको बोलता है, मीडिया बोलता है कि ये चीज़ों के लिए स्ट्राइव करो, तो ये चीज़ों पे केयरफुल रहना चाहिए। जो भी चीज़ पे कोई बहुत ज़्यादा अपने को पुश कर रहा है तो उसमें कोई इल्यूजन हो सकता है। ये लुक्स बनाने के लिए हो, हायर इनकम बनाने के लिए हो, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए हो, या हैप्पीनेस फाइंड आउट करने के लिए हो। तो बेसिकली ऑथर डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जब हम यूट्यूब में भी ऐसे एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं शेयर ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फिश फार्मिंग, ये बिज़नेस वो बिज़नेस, इसमें लगाओ 10,000 डाल के 10 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ। ये सब झूठी बातें हो सकती हैं। या रिलीजियस लीडर्स बोल सकते हैं कि या जैसे जो गुरुज होते हैं कि आप हमारे पास आओ और आप ऐसा, आपको स्पिरिचुअल ये मिलेगा, वैसा मिलेगा, आप ऐसा एडवांस करोगे। हो भी सकता है सारी बातें सब झूठ हो, जिसमें जो जितना पुश कर रहा है उसमें हाई पॉसिबिलिटी के एक इल्यूजन हुए। तीसरे में ऑथर बोलते हैं क्लस्टरिंग इल्यूजन। तो क्लस्टरिंग इल्यूजन बेसिकली लोगों को क्लाउड से फेस दिखते हैं हमको, या मेरे को या आपको भी दिखे हों, एनिमल्स दिखते हैं हमको रॉक्स के अंदर कभी कभी। ये हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है, ये बेसिकली पैटर्न को रिकग्नाइज करता है, हमेशा सीख करता है। पैटर्न सीकिंग है, रूल सीकिंग है। जहाँ इसको मिलता नहीं है वहाँ खुद इन्वेंट कर लेता है, ऑथर बताते हैं। ये हमारे जीन्स के अंदर ही इनबिल्ट है ये चीज़। तो ऑथर बताते हैं एक एग्जांपल, जैसे एक स्वीडिश ओपेरा थी, उनको स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई दे रही थी जब वो एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही थी, और रिकॉर्डिंग के अंदर फिर उनको लगा कि उनकी मदर उनसे विस्पर्स में बात कर रही है। तो ऑथर बोलते हैं बहुत क्लासिक एग्जांपल है ये क्लस्टरिंग इल्यूजन का, साइकोलॉजी के कंसेप्ट का। सिमिलरली ऑथर कंसेप्ट बताते हैं, एक टोस्ट के अंदर वर्जिन मैरी दिखा था किसी को, एक लेडी को 1944 में 1994 में सॉरी, फ्लोरिडा के अंदर, और ये उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, और नवंबर 2004 के अंदर ये $28,000 का ईबे पे बिका। सिमिलर कंसेप्ट है एक टॉर्टिया में किसी को जीसस दिखा था। टॉर्टिया बेसिकली मैक्सिकन रोटी होती है, और न्यू मैक्सिको के अंदर ये मिला था। तो ये सिमिलर कंसेप्ट से हम इसमें पैटर्न रिकग्नाइज करते हैं। हमको कुछ भी सिमिलर चीज़ दिख गई तो हम इसको भगवान या ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। ऑथर और एक एग्जांपल बताते हैं उनका दोस्त का, जिन्होंने एक पैटर्न बनाया था कि परसेंटेज चेंज इन डो जोन्स मल्टीप्लाइड परसेंटेज इन ऑयल प्राइस अगर करें तो उनको गोल्ड का प्राइस मिल जाएगा नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर। तो ऑथर बोलते हैं ये थियरी तो जितनी फुलिश है ऐसी ही लग रही थी, और ऑथर ने फिर इस पर बिलीव नहीं किया, लेकिन उनके दोस्त ने इस पैसा लगाया, ये कुछ हफ्तों तक काम हुआ। तो कुछ हफ्तों तक काम होने के बाद ऑथर के दोस्त को लगा ये बड़ी सक्सेसफुल है, उन्होंने अपना सारा पैसा इसमें लगा दिया, बहुत बड़े बड़े सम्स लगा दिए, और जैसे उन्होंने बड़े सम्स लगाए वो पूरा फेल हो गया, पैसा पूरा स्क्वांडर हो गया, उनकी सेविंग ज़ीरो हो गई। तो ऑथर बोलते हैं ये भी एग्जाम्पल था पैटर्न रिकग्निशन या क्लस्टरिंग इल्यूजन का। तो कंक्लूजन में ऑथर बोलते हैं कि हम ओवर सेंसिटिव हैं पैटर्न रिकग्निशन को। हमको हमारा स्केप्टिसिज्म हमेशा रखना चाहिए, और अगर फर्स्ट हमको कभी कोई पैटर्न दिख भी रहे कहीं पे, ये स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी रियल एस्टेट या दूसरी मार्केट्स हो, तो पहले हमको प्योर कोइंसिडेंस समझना चाहिए, इसको पैटर्न नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न ही सीख करता है। ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है, बहुत बड़ा मिस्टेक है हमारे अंदर। और फिर सेकेंडली फिर हमको उसको डेटा का टेस्ट करके कन्फर्म करना चाहिए प्रोफेशनली, उसके बाद ही उस पर बिलीव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली बार बार टेस्टिंग करनी चाहिए उसके ऊपर। फिर चौथा कंसेप्ट ऑथर बोलते हैं सोशल प्रूफ का। सोशल प्रूफ बेसिकली अगर रास्ते पे, चौराहे पे आप देखो एक ग्रुप है जो ऊपर देख रहा है, तो आप भी ऊपर देखने लगेंगे। तो आपके ऊपर देखते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, हम दूसरों को कॉपी करते हैं, जैसे दूसरे करते हैं, ग्रुप करता है वैसे ही हम ग्रुप को कॉपी करते हैं। ऐसे ही कंसर्ट के अंदर जब एक आदमी ताली बजाता है तो सब ताली बजाने लगते हैं। तो हम ह्यूमंस ऐसे इनबिल्ट है कि हम दूसरे को कॉपी करके आगे रेप्लिकेट करते हैं। ऑथर बताते हैं इसको हर्ड इंस्टिंक्ट भी बोला जाता है, हर्ड मेंटालिटी। ये 2008 का जो हाउसिंग बबल या पास्ट के हाउसिंग बबल्स या दूसरे बबल्स हैं, वो भी इसी यही रीज़न की वजह से होते हैं। स्टॉक मार्केट पैनिक या क्रैशेस भी इसी ऐसे सिमिलर रीज़न की वजह से होते हैं। ये मैनेजमेंट टेक्निक्स में बहुत पॉपुलर है। हम सोशल प्रूफ ढूंढते हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स में, फैशन में, हॉबीज़ में, रिलीजन के अंदर, डाइट के अंदर, और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत पॉपुलर है।
ऑथर बताते हैं एक साइकेट्रिस्ट के बारे में, सोलोमन, जो बहुत पॉपुलर साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने एक 1950s में एक बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट किया था, उसको कुछ लोग लाइन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। बेसिकली इसमें क्या था कि 3 लाइन बनाई गई थी, छोटी, बड़ी और मीडियम, और एक सिमिलर उससे इक्वल लाइन दिखाई गई थी। तो मैच करना था उसको, वो लाइन को, ओरिजिनल लाइन को 3 लाइनों से। तो कमरे के अंदर जब आदमी को रखा, जब वो अलोन थे एक सब्जेक्ट्स, तो उन्होंने करेक्ट आंसर दिए। लेकिन जहाँ वो ग्रुप के साथ थे, और ये ग्रुप एक एक्टर्स का ग्रुप था, इसमें ये जो सब्जेक्ट था उसको मालूम नहीं था कि बाकी एक्टर्स हैं, और एक्टर्स ने झूठ बोला, तो जो सब्जेक्ट था उसने भी उनको कॉपी करके रॉन्ग आंसर दिया मैच करने के लिए ग्रुप को। तो ये बहुत सिमिलर है, ग्रुप थिंक कंसेप्ट से भी सिमिलर है, पर ऑथर ने आगे चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया ग्रुप थिंक अलग है और सोशल प्रूफ अलग है। बेसिकली सिमिलर है बट अलग अलग है। ऑथर बोलते हैं ऐसा क्यों होता है। हम जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में, आज से 10, 15, 50 हज़ार साल पहले हम हंटर गैदरर थे, तो वो टाइम पे अगर एक दोस्त ने हमको बोला कि यार ख़तरा है, यहाँ कुछ होने से कुछ प्रॉब्लम है, तो बिना सोचे समझे हम उनको कॉपी करते थे, रन करते थे उनका, बिना जाने कि आगे सेबर टूथ टाइगर है कि नहीं। हम उसको एनालाइज नहीं करते थे, सिचुएशन के ऊपर भागते थे। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पर ये शायद आज हमारे सर्वाइवल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, वो ज़माने में था। और हम लेटर ऑन रिफ्लेक्ट करते थे कि एक्चुअली द टाइगर था, या हमको बुशेस के अंदर एक टाइगर की शेप दिखी। तो ऑथर बोलते हैं ये पैटर्न हमारे डीएनए के अंदर इनबिल्ट है बेसिकली, और आज करंटली इसमें कोई भी साइकोलॉजिकल, कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है हमको। पर अनफॉर्चुनेटली हम ये सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट्स और रोज़मर्रा के इसमें आज भी हम अप्लाई करते हैं। तो ऑथर बताते हैं और एक कंसेप्ट और एक एग्जांपल, बेसिकली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इससे बहुत बेनिफिट करता है। उनको ये चीज़ मालूम है सोशल प्रूफ का, और इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये कैसे करते हैं, कार्स हमको दिखा दिखा के, सबसे पॉपुलर कार है या नहीं है, ऐसे दिखा के एक्सप्लॉइट करते हैं। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट दिखा के। हमको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कंक्लूजन में ऑथर बोलते हैं कि जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट हो या चीज़ हो, वो ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट हो, या सबसे ज़्यादा बिकता हो ज़रूरी नहीं है सबसे बेस्ट हो। आगे कंसेप्ट में ऑथर बताते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ऑथर बताते हैं वो एक बार अपनी वाइफ के साथ एक बोरिंग मूवी देख रहे थे, मूवी बोरिंग निकली बेसिकली। ऑथर ने बोला वाइफ को कि चलो चलते हैं, ये मूवी मेरे को और नहीं देखनी। तो ऑथर की वाइफ ने उनको बोला कि नहीं, मैं $30 स्पेंड किए हैं, इसको मैं कचरे के डब्बे में थोड़ा ना डालूंगी, अब तो मूवी में फ़िनिश ही करूँगी। तो ऑथर ने उनको एक्सप्लेन किया कि हम पैसा खर्चा कर चुके हैं, अब मूवी देख के टॉर्चर लेना या नहीं लेना इंडिपेंडेंट है, पैसे तो हमारे पूरे वेस्ट हो चुके हैं, इससे हमारे डिसीजन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगले दिन ही सुबह ऑथर ने सिमिलर चीज़ वापस देखी कि उनकी मार्केटिंग एक मीटिंग थी, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो उन्होंने किया था 4 महीने से उसके गोल्स अचीव नहीं हो रहे थे। ऑथर ने बोला अभी बेफिजूल है, इसमें और पैसा क्या लगाना। ऑथर ने बोला कि इसमें और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर उनके जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर थे वो बहुत इंसिस्ट किए कि अभी इतना पैसा तो लगा चुके हैं, अब इसको छोड़ थोड़ी ना सकते, इसमें और थोड़ा लगा के इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये संक कॉस्ट फैलेसी का बहुत क्लासिक एग्जांपल है। हम सब, आई एम श्योर आप रिलेट कर पाएंगे कि हम सब ऐसा करते हैं। तो ऑथर और एक एग्जांपल बताते हैं अपने दोस्त का, जो रिलेशनशिप में, ट्रबल्ड रिलेशनशिप में था। उनकी गर्लफ्रेंड कंटिन्यूसली उनसे चीट करती थी, और हर बार जब पकड़ी जाती थी तो आके सॉरी बोलती थी, माफ़ी मांग के वापस आ जाती थी। तो ऑथर ने उनके दोस्त को बताया कि यार तू बेवकूफ़ है, तो ब्रेकअप कर ले, छोड़ दे रिलेशनशिप को, क्यों ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर तो पड़ा हुआ है। तो ऑथर के दोस्त ने बोला कि अरे मैं इसके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, तो अभी मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। तो ऑथर बोलते हैं कि जहाँ हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, टाइम हो गया, मनी, एनर्जी, लव, तो ये इन्वेस्टमेंट हम जितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज़्यादा हम इसको कैरी ऑन करते हैं। ये भले ही एक फालतू चीज़ हो, लॉस्ट कॉस्ट हो, ये डूब गया हो पैसा, लेकिन तो भी हम इसमें और लगाते रहते हैं। तो ऑथर कंक्लूजन में बोलते हैं द मोर वी इन्वेस्ट, उतना ज़्यादा ही संक कॉस्ट बढ़ेगा, और उतना ज़्यादा ही हमारा स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा कि इसको कंटिन्यू करो, इसको छोड़ो नहीं। ये ऑथर बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स या जो इमेच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ भी देखा जाता है। मैं बोलूँगा ज़्यादातर इन्वेस्टर का देखा जाता है, हम भी और आप भी ऐसा करते हैं। तो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस जो होते हैं वो इमोशंस पे बने होते हैं, हम फ्रीक्वेंटली इसका विक्टिम बनते हैं। तो जितना हमारा शेयर जितना लूज़ करता है, उसको स्टॉप लॉस लगाने की जगह हम एक्चुअली उसमें और ज़्यादा बने रहते हैं। तो ये एक संक कॉस्ट फैलेसी है, बेसिकली इरेशनल डिसीजन है ऑथर बोलते हैं। तो कंक्लूजन में ऑथर बोलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हम फाइनलाइज कर रहे हैं तो उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन रॉन्ग रीज़न की वजह से नहीं करना चाहिए।
तो जो इररिकवरेबल इन्वेस्टमेंट है उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए हमको, उसमें और इन्वेस्टमेंट्स करके हमको एग्जिस्टिंग जो कॉस्ट हमने लगा दिए वो भूल जाने चाहिए। और फ्यूचर बेनिफिट्स या फ्यूचर कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही हमको आगे प्रोसीड होना चाहिए। पुराने कॉस्ट को कम्प्लीटली भूल जाना चाहिए, साइकोलॉजी से निकाल देना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए। 3 चीज़ें मुझे बुक के बारे में बहुत अच्छी लगी। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल एडवाइस है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। इसमें 99 शॉर्ट चैप्टर्स हैं विद ईच चैप्टर के काफ़ी सारे रेफरेंसेस ऑथर ने एंड में दिए, बुक के एंड में। 3 चीज़ें बुक के बारे में जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, ये एक सिर्फ गाइड है हमको कंसेप्ट दिखाने के लिए, पर इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ, ये मास्टर्स नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि खुद भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, उन्होंने खाली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं बुक के अंदर। एक चीज़ मुझे और उतनी अच्छी नहीं लगी, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अच्छा होता कि ऑथर मल्टीपल बुक्स बनाते इस पे ही और थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ जाते। और इसमें बहुत जनरल साइकोलॉजी मेंशन्ड है, इसमें कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक बातें उतनी ज़्यादा मेंशन नहीं है। ऑथर अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाउएवर ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। ये इसको मैं 4.5 का रेटिंग है मेरी तरफ से, और वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। प्लीज़ आगे जाइए, इसको रीड कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सिमिलर ऐसे वीडियोस देखने हैं। मुझे बताइए, मुझे सजेशंस दीजिए कि मैं कौन से और वीडियोस बनाऊँ, कौन से टॉपिक्स पे बनाऊँ, या इसके अंदर कुछ टॉपिक्स मैंने जो नहीं कवर किए वो क्या कवर कर सकता था, करने चाहिए, या आप क्या देखना पसंद करेंगे, और आपको क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी इसके बारे में, बुक के बारे में या मेरे बारे में, इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, आपने अपना वैल्यूबल टाइम मुझे दिया। थैंक यू सो मच।